जी, अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ और जो भी फिर क्लास में आएगा फिर उसकी अटेंडेंस हम लोग बाद में जो है एट द एंड भी एक दफ़ा ले लेंगे ताकि जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं क्लास में पहले जो जो बच्चे प्रेजेंट है मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसके बाद जो है देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है जी। अच्छा, आज जो हमें बेसिकली परफॉर्म करनी है वो लैब नंबर 2 परफॉर्म करनी है। लैब नंबर 2 के लिए मैंने आप लोगों के एलएमएस पर एक प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड कर दी थी। मैं उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों को कुछ चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स कि हमें जो है वो लैब बेसिकली किस तरीके से परफॉर्म करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो अभी मैं अटेंडेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मोहम्मद आमिर, आर यू प्रेजेंट? यस सर। सही है। सादेन, मोहम्मद सादेन। माज बिन शफीक। अच्छा, चैट बॉक्स वाला मामला भी है यहाँ पे। ठीक है, प्रेसिडेंट है माज बिन शफीक। मोहम्मद अनस महमूद। दानियाल सिद्दीकी। मोहम्मद अली। मेहरान अब्बासी। उसामा बशीर। खुशबख्त। प्रेजेंट सर। शुमाइला। यस सर। प्रेजेंट। कौन है ये बीच में बोला? माहीन और मिकदद। चले, अभी इस क्लास में से 4 लोग प्रेजेंट हैं, शुमाइला, खुशबख्त, मास और मोहम्मद आमिर। अच्छा, मैं दूसरी आईडी जो है वो भी आपकी ओपन कर लूँ ताकि वो उसकी भी हम लोग जो है वो हारिस खान। सादिया। सर इनके घर लाइट नहीं, सादिया के घर। चले फिर उनकी बाद में देख लेंगे, अगर ज्वाइन कर लेती हैं तो अच्छी बात है। हसनैन शाहिद। प्रेजेंट सर। रमशा। अच्छा, उसामा बशीर ठीक है, मैं आपकी अभी लगा देता हूँ जो भी आपकी अटेंडेंस है। रमशा नहीं है। अब्दुल वहाब। प्रेजेंट सर। शारिक। सुहाना। तंजील। मुश्तबा। अच्छा, तंजील है। मुश्तबा। प्रेजेंट सर। ठीक है, शारिक भी आ गए। फाहम। राना अजहर। प्रेजेंट सर। काशान। प्रेजेंट सर। ठीक है, अटेंडेंस एक दफ़ा क्लास के एंड में भी देख लेंगे ताकि कोई इशू हो तो उसको हम लोग देख लें। अच्छा, आज जो बेसिकली हमें परफॉर्म करनी है लैब नंबर 2। सर सर जी सर। जी, कौन है? हाँ मैं प्रेजेंट थी, आपने मैं रमशा, मैं प्रेजेंट थी, आपने मार्क नहीं किया, कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। सही है, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, मैंने कर दिया अभी। अच्छा, आज जो हमें बेसिकली लैब परफॉर्म करनी है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ आईवी कर्व्स ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लैब में समझाया था कि दिस लैब इज वेरी क्लोजली लिंक्ड एंड रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर अपनी स्टडी डोमेन को लिमिट किया हुआ था। सही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग स्टडी कर रहे थे दैट वर डायोड्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स एंड इन द एंड हमने मॉसफेट्स भी या जे फेट्स जो है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो चीज़ें देखी थी। जो ईसीडी लैब है वो बेसिकली एफई लैब की कंटिन्यूशन में पढ़ाई जाती है और इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना एडवांस वर्जन की चीज़ों को या एडवांस लेवल की चीज़ों को भी कवर किया जाता है। इसके अंदर हम लोग जो आज की लैब है हमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के आईवी कर्व्स, आईवी कर्व से मुराद क्या होता है? करंट
और वोल्टेज का जो एक रिलेशनशिप जो बीजीटी के अंदर बन रहा होता है उसको हमें एनालाइज करना होता है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं डायोड की, तो डायोड का अगर मैं आईवी कर्व की बात करूं, तो अगर मैं आपको सामने यहाँ पेन पर ड्रॉ करूं, तो अगर ये जो है ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईवी कर्व, तो मैं फर्स्ट करूँ यहाँ पे कहता हूँ कि दिस इज आई एंड दिस इज वी, ठीक है। तो जो डायोड का आईवी कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप का तो नहीं, थोड़ा सा इसको देखो वापस में। ठीक है, ये मेरे पास डायोड का आईवी कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, जहां मेरा ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड माय नी वोल्टेज या नी पॉइंट, जहां पर मेरा डायोड जो है वो कंडक्शन शुरू करती है अपनी। तो इस तरीके से आज की लैब के अंदर हमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आईवी कर्व, जो आप लोग एफई में भी कर चुके हैं, उसको हमें और डीपली एनालाइज करना है और ये चेक करना है कि वोल्टेज और करंट का एक क्या रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, जो हमें बेसिकली एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस लैब का जो है वो डोमेन है। अच्छा, ये लैब शुरू करने से पहले, इसकी थ्योरी शुरू करने से पहले कुछ प्री लैब टास्क हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसका जवाब मुझे आप लोग देंगे। ठीक है, इसका जवाब, क्योंकि ये प्री लैब टास्क होते हैं, तो ईसीडी लैब के अंदर आप लोगों को प्री लैब टास्क जो है वो ऑन एंड ऑफ नजर आते रहेंगे। प्री लैब टास्क इंक्लूड करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो आपकी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है उसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकें, थोड़ा सा रिवाइज कर सकें कि भाई जो चीज़ें हम लोग पहले पढ़ के आए हैं क्या वो चीज़ें हमें याद भी हैं या हम वो भूल चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम प्री लैब टास्क जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। प्री लैब टास्क का पहला पार्ट जो है वो कह रहा है ड्रॉ द डायोड आईवी कर्व मार्किंग द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायस रीजन। सो दिस इज वेरी सिंपल। हमें ये पता है कि अगर हम डायोड की बात कर रहे हैं तो डायोड का एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन बेस्ड डायोड्स। ठीक है, 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप अगर मैं ओवरकम करूंगा, अगर मैं उसको 0.7 वोल्ट से ज्यादा दूंगा, then my diode is capable of conducting and will act as a closed switch. If my forward applied voltage is less than 0.7 volts, then my diode will always act as an open switch and will never cause current to flow through it. सही है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक एक लिमिटेशन है, एक बेसिकली एक वैल्यू है जिसको अगर मैंने ओवरकम कर लिया सो आई एम गुड टू गो। अगर मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा सो देन माय डायोड विल एक्ट एज अ ओपन स्विच, और कह सकते हैं कि भाई ओपन पाथ, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि ओपन पाथ की रेजिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर आपको डायोड की आईवी कर्व को प्लॉट करना है, सिंपली पहले पार्ट में आपको ये करना है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में आपसे वो कह रहा है what are the two basic types of bipolar junction transistor, draw their symbol। कौन कौन से टाइप के होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, कौन कौन से होते हैं, टू एनपीएन टाइप्स और के होते हैं पीएनपी। जी। तो वो आपको उनकी सिंबल भी साथ में ड्रॉ करने हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, सो ये हमने पहले दो सवाल जो हैं वो
इजीली सॉल्व कर लिए। पहले सवाल के अंदर हम लोगों ने डायोड का आईवी कर्व, वो आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस रीजन दोनों में शो करना है कि मेरा डायोड फॉरवर्ड बाइस में किस तरीके से एक्ट करता है और रिवर्स बाइस में किस तरीके से बिहेव करता है। ये आईवी कर्व आपको गूगल पे या आपकी बुक्स में बआसानी मिल जाएगा। बट रिमेंबर कि जो भी आप कर्व या जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट शुड बी वेल लेबल्ड, मतलब उसको आपने लेबल सही तरीके से करना है। ठीक है, फिर हमने पार्ट 2 में देखा कि भाई मेरे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स क्या होती हैं, एनपीएन एंड पीएनपी, और दोनों के आपने सिंबल शो कर दिए कि दोनों के सिंबल्स में क्या फर्क आ रहा है, एंड द सिंबल शुड बी वेरी वेल एनोटेटेड। इसका मतलब ये है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो एनपीएन और पीएनपी में फर्क होती है, तो वो आपको शो करनी है। अच्छा, पार्ट नंबर 3, व्हाट आर द 2 बेसिक टाइप ऑफ मॉसफेट्स। मॉसफेट्स कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं जी? What are the 2 basic type of MOSFETs? Can anyone answer? Depletion type, Enhancement enhancement type, and ठीक है ये तो होता है, बट जिस तरीके से ट्रांजिस्टर्स एनपीएन पीएनपी होते हैं, मॉसफेट्स भी मेरे पास 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? depletion and enhancement. अच्छा, हैव यू गाइस हर्ड ऑफ एनमॉस एंड पीमॉस? एन चैनल Yes. मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट, ये सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, तो वो टाइप्स यहाँ पर मेंशन करनी है विद देयर रिलेटिव सिंबल्स। जो उनके सिंबल्स हैं कि मेरे पास गेट, ड्रेन, सोर्स मॉसफेट में कहाँ पे आता है, एन मॉस में, पी मॉस में, करंट की डायरेक्शन क्या है, इट ऑल शुड बी वेल लेबल्ड। अच्छा, व्हाट आर द 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? कौन कौन से होते हैं? Collector, Emitter, base, resistor, emitter. and collector. नहीं, 3 रीजन्स ऑफ ऑपरेशन, नॉट द टर्मिनल्स। रीजन ऑफ ऑपरेशन मतलब कि कौन से रीजन में काम कर रहा है। Sir, active, saturation और cut off region. शाबाश, गुड। तो मेरे पास 3 रीजन में मेरा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर काम करता है। कट ऑफ रीजन वेयर इट एक्ट्स एज एन ओपन स्विच, ठीक है। एक्टिव रीजन होता है जहां पर मेरे पास क्या होता है, एज अ क्लोज स्विच काम करता है। एंड देन द सैचुरेशन रीजन, ठीक है, जहां पर बेसिकली आपके पास जो है एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। और इसी तरीके से मेरे पास जो मॉसफेट के 3 रीजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कट ऑफ, ट्रायोड एंड But सैचुरेशन रीजन। Triode. saturation. Sir, triode भी तो होता है. जी, ट्रायोड, मैंने ट्रायोड का नाम लिया, कट ऑफ, ट्रायोड एंड सैचुरेशन रीजन, ठीक है। मॉसफेट का एक्टिव रीजन और ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन, ये दोनों में फर्क होता है। तो इसके बारे में भी हम इन डिटेल जो है बाद में पढ़ेंगे कि इन दोनों डिवाइसेस के एक्टिव रीजन में क्यों फर्क होता है। ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन होता है उसका लीनियर रीजन, जबकि मॉसफेट का एक्टिव रीजन होता है उसका सैचुरेशन रीजन। तो ये क्यों होता है, ये क्या फर्क होता है, इसके बारे में भी इन डिटेल जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्री लैब टास्क। जब भी लैब जमा करवाएंगे तो प्री लैब टास्क साथ में रिटन फॉर्म में जमा होना लाजमी है, बिकॉज द प्री लैब टास्क 2 होल्ड्स सफिशिएंट मार्क्स। तो अगर ये नहीं किया होगा तो आपके मार्क्स जो है वो लैब के डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए आज की लैब। आज की लैब के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की है, ताकि उस लिहाज से हम लोग जो प्रीवियस चीज़ें पढ़ते आए हैं ट्रांजिस्टर की, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब इसको रिवाइज कर लें, और आज की लैब भी जो है वो हम लोग सही तरीके से समझ लें। आज की जो लैब है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बीजेटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व एनालिसिस, ठीक है। तो हमें बीजेटी के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे थोड़ी सी, और उसके आईवी कर्व जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसको भी हम जो है वो एनालाइज कर रहे होंगे। अच्छा, अब आ जाए कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात जो लिखी है कि भाई द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज बेसिकली अ सेमीकंडक्टर और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके 2 मेन पर्पसेस हैं, जिसके 2 मेन यूजेस हैं। वो बेसिकली क्या है, इट कैन आइदर बी यूज्ड फॉर स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब है कि आया मेरे पास स्विच ऑन है या मेरे पास स्विच ऑफ है, और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डायोड से बीजेटी पर आने का मकसद ये था कि डायोड भी मेरे पास स्विचिंग प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। बट इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ स्विचिंग ही हमारे काम की
सिर्फ काम में नहीं आती, वी ऑल्सो हैव टू केटर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें एम्पलीफिकेशन भी सरे फहरिस्त होती है। तो एम्पलीफिकेशन जो है वो हम डायोड के जरिए तो अचीव नहीं कर सकते, तो इसीलिए ठीक है तंजील, कोई मसला नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग जो बेसिकली डायोड से ट्रांजिस्टर की तरफ शिफ्ट करने का मकसद ही होता है कि वी ऑल्सो हैव टू डील विद अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर सिर्फ स्विचिंग करनी होती सो देन डायोड वाज आइडियल फॉर दैट एप्लीकेशन, बट हमें स्विचिंग भी करनी है, साथ साथ चीज़ों को, करंट को, वोल्टेज को एम्पलीफाई भी करना है। सो फॉर दैट पर्पस आई विल बी यूजिंग अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जब हम लोग ने डायोड की बात की थी, इन द डायोड ट्यूटोरियल्स वी सॉ दैट सिंपल डायोड्स आर मेड अप ऑफ टू पीसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, मेरे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन कौन से होते हैं? एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। एन टाइप और पी टाइप बेसिकली किसको कहते हैं? इम्प्योरिटीज को कहते हैं। इम्प्योरिटीज क्यों ऐड की जाती हैं? ताकि हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। सही है जी। तो जब हम लोगों ने दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन किया, so the resultant was a simple diode. A diode is an integration of a p type and an n type semiconductor material. ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास एक सिंपल पीएन जंक्शन जो है वो फॉर्म हो गया। और पीएन जंक्शन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब मैं 0.7 वोल्ट से ऊपर दूंगा वोल्टेज तब वो कंडक्शन करेगा, जब बैरियर पोटेंशियल टूटेगा तब कंडक्शन होगी, तो ये सब चीजें हम लोगों ने एफई के अंदर डिस्कस की हुई है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अगर हमने दो डायोड्स को सीरियली आपस में कनेक्ट किया और इस तरीके से कनेक्ट किया कि उन दोनों जॉइंट पीएन जंक्शंस के दरमियान एक सर्टेन रीजन आपस में शेयर हो जाए, तो देन द रिजल्टेंट विल बी अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब ये है कि फर्ज करो, मैं पेन पर समझाता हूँ आपको कि फर्ज करिए मेरे पास एक पीएन जंक्शन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने कहा नहीं, ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से मैंने कहा कि भाई दिस इज माय पी जंक्शन एंड दिस इज माय एन जंक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल डायोड है। अब आपने एक और डायोड लाकर इसके साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा? आपने कहा कि भाई मेरे पास एक और है, ठीक है, एन एंड पी। अब होगा क्या कि जब मैंने इस पीएन जंक्शन को इस पीएन जंक्शन के साथ जोड़ा, तो गौर से देखो कि यहां पर मेरे पास इन दोनों एंटिटीज के अंदर एन जंक्शन में एक साथ जोड़ सकता हूं। सही है, तो अगर मैंने इस एन को कनेक्ट कर दिया इस एन के साथ इस तरीके से, ठीक है, तो द रिजल्टेंट वुड बी अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर मैंने इनको ऐसे ज्वाइन किया कि मेरे पास पी जंक्शन शेयर हो रहा है, सो देन आई विल हैव एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो मेरे पास जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है दैट इज फॉर्म व्हेन टू डायोड्स आर इंटीग्रेटेड और जॉइन टुगेदर और फ्यूज टुगेदर, और इस तरीके से ज्वाइन किया कि उनके दरमियान जो है एक सर्टन रीजन, सर्टन जो कह सकते हैं कि साइड, वो आपस में शेयर हो रही है। इफ द n terminal is being shared, then the resultant is a PNP transistor. If a p terminal is being shared, then I will have an NPN transistor. सही है? The fusion of these two diodes produces a 3-layer। अच्छा, अब जो मेरे पास, अगर आप और से देखें, जो मेरे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर्म हुआ है, दिस इज अ 3-layer डिवाइस। 3 लेयर से क्या मुराद है
कि एक P है, एक N है, एक P है, या तो एक N है या P है या N है। तो ये टोटल जो लेयर्स है इसके अंदर वो 3 लेयर्स हैं। इसके अलावा देयर आर 2 जंक्शंस। एक मेरे पास जंक्शन से क्या मुराद होता है, जंक्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर पीएन जंक्शंस कितने हैं। तो अगर गौर से देखो तो मेरे पास एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये रहा। सो अ मैक्सिमम ऑफ 2 पीएन जंक्शंस एग्जिस्ट इनसाइड द बीजेटी स्ट्रक्चर। इसके अलावा 3 टर्मिनल्स हैं, कौन कौन से, कलेक्टर, बेस एंड इमिटर। सही है। तो ये बेसिकली आपके पास 3 टर्मिनल्स हैं। ये मेरे पास पीएनपी का एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनी हुई है, ये मेरे पास एक एनपीएन की इक्विवेलेंट डायग्राम बनी हुई है। पीएनपी के अंदर इमिटर से करंट अंदर जाता है, एनपीएन के अंदर इमिटर से करंट बाहर आ रहा होता है। सही है। सो दिस इज हाउ अ सिंपल ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड यूजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ 2 डायोड्स। और जब मैंने इनको आपस में इंटीग्रेट किया तो जो मेरे पास रिजल्टेंट डिवाइस फॉर्म हो रही है, जो कि बेसिकली एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, 2 पीएन जंक्शंस हैं और 3 टर्मिनल्स हैं। सही है। अच्छा, अब आ जाए, ट्रांजिस्टर्स आर 3 टर्मिनल एक्टिव डिवाइसेस। कोई कुछ कह रहा है चैट बॉक्स में, बाद में लगाएंगे अटेंडेंस। Transistors are 3 terminal active devices made from different semiconductor materials that can either act as an insulator or conductor by the application of small signal voltage। ठीक है, वही वाली बात है कि अगर मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप को ओवरकम कर लिया, सो देन माई ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज एन कंडक्टर। अगर मैंने वोल्टेज ओवरकम नहीं किया, क्योंकि देखें मेरे पास इस डिवाइस के अंदर 2 पीएन जंक्शंस हैं। पीएन जंक्शंस वही सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल से बनी हुई है। सो यहाँ पर भी कुछ वही प्रॉपर्टीज या वही कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि अगर मैं 0.7 वोल्ट से ऊपर दूंगा अपने पीएन जंक्शन को, उसके बाद ही कंडक्शन होगी, वरना मेरे पास कंडक्शन नहीं होने वाली। The transistor's ability to change between these 2 states enables it to have 2 basic functions known as switching or amplification. Then bipolar transistors have the ability to operate within 3 different regions। 3 regions कौन कौन से होते हैं, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के अंदर क्या होता है, द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली करंट एम्पलीफिकेशन के लिए ज्यादातर हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और जो करंट एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, आईसी, आउटपुट करंट बराबर है बीटा टाइम्स आईवी, वेयर बीटा इज द करंट गेन। सैचुरेशन, इन द सैचुरेशन रीजन द ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन। मेरे पास एक स्विच होता है, switch is said to have 2 states, either the switch is off or either the switch is on। When the switch is on, it is allowing current to flow through it. When the switch is off, the path has maximum resistance and no current will flow through that path। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, सैचुरेशन रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर इज फुली ऑन, ऑपरेटिंग एज अ स्विच, एंड IC बराबर है I saturation के। In the cutoff region, the transistor is fully off, operating as a switch, and IC बराबर है 0 के, क्योंकि कोई करंट कंडक्ट नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब the bipolar transistor basic construction consists of 2 PN junctions। ठीक है, हमने बात देख ली कि इसके अंदर जो है 2 PN junctions होते हैं, producing 3 connecting terminals, with each terminal being given a name to identify it from the other two। जाहिर सी बात है कि हर टर्मिनल को एक अलहदा सा नाम दिया गया है ताकि उसकी एक अलहदा पहचान हो। ठीक है, the 3 terminals are known and labeled as the emitter, base and the collector terminal। सही। इसको जो हम लोगों ने इसकी एनालॉजी समझी थी, इसकी एनालॉजी हमने समझी थी एक वाटर टैप के जरिए। वाटर टैप के अंदर मेरे पास जो वाटर फ्लो करता है, that is equivalent to the current flowing between the collector and the emitter, whereas the tap itself is the base terminal। और आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने ये बात देखी हुई थी कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन IC बराबर है बीटा IB, वी रीच टू अ पॉइंट कि हमने जहां पर ये डिस्कस किया था कि मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है that is a current control device।
बाय द टर्म करंट कंट्रोल डिवाइस, इसका मतलब ये है कि एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द बेस टर्मिनल, बेस के अंदर जो करंट होता है दैट इज इन माइक्रो एम्पियर्स, and it gives rise to a current of milliamperes that is flowing between the collector and the emitter. ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो ट्रांजिस्टर है दैट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस या करंट कंट्रोल स्विच. सही है. Why? Because a small signal flowing into the base terminal controls a much larger collector current forming the basis of transistor action. एक माइक्रो एम्पेयर का करंट अपने से 1000 गुना ज्यादा मिली एम्पेयर के करंट को फ्लो करवा रहा है. So this is nothing but a current controlling action या current controlling phenomena. सही है. Bipolar transistors are current regulating devices that control the amount of current flowing through them from the emitter to the collector. करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहा हूँ. मैं अभी जो नॉर्मल हमारे पास करंट होता है, कन्वेंशनल करंट, उसकी बात नहीं कर रहा. इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो इमिटर से कलेक्टर फ्लो करता है, बट हम लोग शो करते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन. सो दैट इज फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर. सही है. तो ये बात इसको ध्यान में रखिएगा. अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन of two transistor NPN and PNP is exactly the same and only difference is in their biasing and polarity. तो दोनों के operations बिल्कुल same होते हैं, but सिर्फ difference होता है biasing के अंदर और polarity of the power supply के अंदर. सही है जी. अच्छा, तो ये कुछ इसके बाद उसने डायग्राम्स वगैरह शो कर दिए जो बेसिकली आपको समझाने के लिए हेल्प कर रही हैं कि भाई कि अगर हम लोग सिंपल उसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जाएं तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या चीज है? ये मेरे पास पीएनपी है, एक तरफ इमिटर है, एक तरफ कलेक्टर है और एक तरफ बेस है. पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर एन रीजन इज शेयर्ड बिटवीन टू डायोड्स, जबकि एनपीएन के अंदर पी रीजन इज शेयर्ड बिटवीन टू डायोड्स. सही है. और फिजिकल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? वो इस टाइप से होती है. देखिए यहाँ मेरे पास क्या है? पी एन एन पी, तो यहाँ पर एन शेयर हो गया. ये है एन पी पी एन, तो यहाँ पर पी शेयर हो गया. और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर सर्किट के सिंबल भी इसने यहाँ पर शो किए हैं. अच्छा जी, अब आ जाएं कि भाई आपके पास क्योंकि 3 टर्मिनल्स हैं, अब एज द बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, तो हमारे पास बेसिकली 3 पॉसिबल वेज होते हैं टू कनेक्ट इट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है कि इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा. हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया, उनको स्टडी कर लिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर, उनको हमने सही तरीके से एनालाइज कर लिया. उसके बाद क्या? देखो, जब भी किसी डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सो उसका जो एक अल्टीमेट गोल है, उसका जो एंड गोल है वो ये होता है कि हम उस चीज को किस तरीके से किसी सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं. यही काम आप लोग अपने लैब के प्रोजेक्ट्स में करते हैं, जहां पर आप जो भी मैं आपको कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये मॉसफेट है या ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो इसको आप किस तरीके से अपने सर्किट में यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस रीजन में काम कर रहा है, क्या कर रहा है. सो एट द एंड आपको यही काम करना होता है कि आप किस तरीके से उस डिवाइस को किसी सर्किट में इनकॉर्पोरेट करके उससे अफादियत हासिल कर रहे हैं. ठीक है. तो क्योंकि मेरे पास बीजेटी जो है उसकी 3 टर्मिनल्स हैं, कौन कौन सी? कलेक्टर, बेस एंड इमिटर. तो 3 तरीके से आप इस चीज को किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस एप्लीकेशन के लिए वो चीज यूज करनी है. सही है. जिस तरीके से हमने अभी आपको समझाया कि डायोड से बीजेटी की तरफ आने का मकसद या इंटरेस्ट यही था कि डायोड सिर्फ और सिर्फ एज अ स्विच काम कर रहा था. स्विच क्लोज है, करंट कंडक्ट कर रहा है. स्विच क्लोज नहीं है तो मेरे पास करंट कंडक्शन नहीं हो रही. बट बिसाइड्स दिस स्विचिंग मेरे पास और भी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें सर फहरिस्त है एम्प्लीफिकेशन. तो याद रखें कि डायोड से बीजेटी की तरफ आने की जो मोटिवेशन है वो एम्प्लीफिकेशन ही है कि मुझे जो मेरा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर भी काम कर सकता है.
इसी वजह से मैं डायोड से बीजेटी की तरफ शिफ्ट हुआ हूं। सही है। तो अब मेरे पास तीन तरीकेकार होते हैं बीजेटी को किसी भी सर्किट में यूज करने के। पहला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस का मतलब ये है कि बेस टर्मिनल पर कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया जा रहा, बेस को मैंने कॉमन किया हुआ है। सही है, बेस को मैंने कॉमन किया हुआ है। और ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब हमें वोल्टेज गेन चाहिए होता है और कोई करंट गेन नहीं चाहिए होता। अच्छा, आप लोगों ने क्लास के अंदर क्या बीजेटी के स्मॉल सिग्नल मॉडल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया है या नहीं किया? हम्म, नहीं, ठीक है। नो सर। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने स्मॉल सिग्नल मॉडल को स्टडी नहीं किया। ये सारी बातें जो है ना, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, ये अभी आप लोग समझ लें। ये आप लोग जब स्मॉल सिग्नल मॉडल, जिसको हम कहते हैं एसी एनालिसिस, देखें एक और बात समझानी है। किसी भी सर्किट की या किसी भी डिवाइस की ना दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन, या दो, उसको कह सकते हैं कि दो उसकी पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है डीसी एनालिसिस, दूसरा पहलू होता है एसी एनालिसिस। तो हर डिवाइस की डीसी और एसी अलग अलग एनालिसिस की जाती है। सही है। तो जी, जिस जिसकी अटेंडेंस रह गई है वो मैं क्लास के एंड में एक दफ़ा अटेंडेंस लगाऊंगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लें। जो क्लास में आगे है उसकी अटेंडेंस में क्लास में एंड में एक और दफ़ा लूंगा अटेंडेंस, तो उस वक्त मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ठीक है, तो परेशान मत हो आप लोग। तो मैं बता रहा था कि भाई हर डिवाइस की एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस दोनों होती हैं। ठीक है। तो कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, ये क्या होती है, इन इसकी डिटेल्स आपको आपकी स्मॉल सिग्नल मॉडल जब आप थ्योरी में पढ़ रहे होंगे उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। बस अभी आपको ये समझना है कि ट्रांजिस्टर की तीन टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर और इमिटर। और जिस चीज़ के तीन टर्मिनल्स होंगे उसको मैं तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से सर्किट में यूज़ कर सकता हूँ। और वो तीन मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आया मुझे उस चीज़ से क्या रिजल्ट्स हासिल करने हैं। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज गेन चाहिए और करंट गेन नहीं चाहिए तो मैं अपने ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करूँगा। अगर मुझे करंट और वोल्टेज गेन दोनों चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट गेन चाहिए सो देन आई विल बी यूजिंग द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। याद रखें कि हम लोगों ने एफई के अंदर कॉमन इमिटर को एक दफा देखा हुआ है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी डिवाइस करंट गेन भी दे और वोल्टेज गेन भी दे। सही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये मेरे पास अल्फा है, अल्फा बराबर, अल्फा भी बेसिकली करंट गेन होता है, दैट इज आई सी अपॉन आई ई। अल्फा नियरली 1 के बराबर होता है। बीटा मेरे पास होता है आई सी अपॉन आई बी, ये नियरली 100 के बराबर होता है। और मेरे पास आई सी और आई ई आई बी की क्या क्या रिलेशनशिप है वो मैंने ऊपर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। इसके अलावा अल्फा और बीटा आपस में किस तरीके से रिलेशनशिप रखते हैं वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। और आई ई, आई सी और आई बी, इन तीनों करंट्स में क्या रिलेशनशिप है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर इसको शो कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें करंट गेन भी मिले और वोल्टेज गेन भी मिले। तो करंट और वोल्टेज दोनों गेन्स हासिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर से मुराद ये है कि आपका इमिटर जो है वो आपने किया हुआ है ग्राउंड पे कनेक्ट, इनपुट आपका बेस पर है। इनपुट से मुराद ये है कि इनपुट एसी, एंड आउटपुट आपका कलेक्टर से आप निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखो कि जब भी मैंने टर्म यूज किया ना इनपुट आउटपुट, तो इस बात को जहनों में बैठा लो कि जो इनपुट आउटपुट का टर्म कोई भी यूज करेगा सो दैट विल नेवर बी अ डीसी सिग्नल, दैट विल बी एन एसी सिग्नल। क्योंकि इनपुट की अगर बात हो रही है और इनपुट कहाँ अप्लाई किया हुआ है, बेस पर, इसका मतलब ये है कि बेस पर एक एसी सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। और आउटपुट की जब बात हो रही है तो आउटपुट का भी मतलब ये है कि आउटपुट पर एक एसी सिग्नल अचीव कर रहे हैं हम लोग। सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। as well as being used as a semiconductor switch to turn load currents on or off by controlling the base signal to the transistor in either saturation or cutoff region. BGT NPN transistors can also be used in its active region to produce a circuit
which will amplify any small AC signal, that is the input signal, applied to its base terminal with the emitter grounded या common. सही है? तो ये आपके पास एक इसने समझा दिया सिंगल स्टेज का कॉमन इमिटर सर्किट है. ये आगे हम लोग लैब में देखेंगे, इस लैब का नहीं है बट इंशाल्लाह आगे लैब में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं. और मैं उसको एक इनपुट दूंगा और मेरा आउटपुट क्या एम्पलीफाई हो रहा है, वोल्टेज एम्पलीफाई हो रहा है, करंट एम्पलीफाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें जो हम एनालाइज करेंगे. बट याद रखो जब भी हम बात करते हैं इनपुट सिग्नल की, सो इनपुट सिग्नल इज अ वोल्टेज सिग्नल दैट इज एसी वोल्टेज इन नेचर. सही है. अच्छा, अब आ जाए जो हमें बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में बात करनी है. तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपके सामने यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले जो आपने बात देखनी है वो इन सारे कर्व्स को आप भूल जाएं और एक रेड कलर की लाइन आपके स्क्रीन पर शो हो रही है जिसको उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि दिस इज द डीसी लोड लाइन. अगर आपको लाइन प्लॉट करनी है, सो टू प्लॉट अ लाइन यू नीड टू हैव मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स मैक्सिमम है तो आप एक लाइन उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ सकते हो एंड यू कैन इजीली प्लॉट अ लाइन. सही है. गौर से देखो तो इस रेड लाइन के 3 पॉइंट्स यहाँ पर शो किए हुए, 1 2 और 3. जो मेरे पास पॉइंट बी है, जो मैं यहाँ पर, मैं अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, दिस पॉइंट इज द कट ऑफ रीजन. क्या है? कट ऑफ रीजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो बेस करंट है इनपुट का दैट इज 0. जब बेस करंट 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जरा एक मोल ले आऊं मार्कर, उससे आपको मैं शो करने में मुझे आसानी होगी. तो इसको हम लेके आते हैं. पॉइंटर, चलो मैं इसको ऐसे शो कर दूंगा, मसला नहीं है. ठीक है. तो इस रेड लाइन के अंदर इस बी पॉइंट को देखो तो बी पॉइंट इज योर कट ऑफ रीजन. सही है. कट ऑफ रीजन बेसिकली वो पॉइंट होता है जब आपका ट्रांजिस्टर एज एन ओपन स्विच काम कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो आईसी क्या हो गया? 0. बट जो वीसीई है दैट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ओपन, जो मेरे पास ओपन पाथ होता है वहां पर करंट तो 0 होता है बट द वोल्टेज ड्रॉप एट दैट पॉइंट इज मैक्सिमम. अच्छा, अब इधर आ जाओ. ये मेरे पास है सैचुरेशन रीजन. यहाँ पर करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, किसके बराबर है? VCC अपॉन RL लोड रेजिस्टर, और VCE मेरे पास 0 होता है. और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पॉइंट होगा दिस रिप्रेजेंट्स द एक्टिव रीजन और द एम्पलीफिकेशन रीजन. मतलब यहाँ पर भी एम्पलीफिकेशन हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ हर जगह एम्पलीफिकेशन हो रही है. बट क्यू पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सबसे ऑप्टिमम या सबसे बेहतरीन एम्पलीफिकेशन जो है वो हो रही होती है. सही है. अच्छा, अब इस आईवी कर्व को देखो तो इस आईवी कर्व के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शो कर रहा है. अच्छा, अगर फर्ज करो मैं इस 60 माइक्रो एम्पेयर वाले ग्राफ को कंसिडर करता हूं जहां पर मेरा इनपुट बेस करंट जो है वो 60 माइक्रो एम्पेयर है. इस ग्राफ को स्टडी करने का तरीका ये होता है कि एक बात याद रखना कि आपका जो ट्रांजिस्टर है दैट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. इस बात को ध्यान में रखना कि जो भी ट्रांजिस्टर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं दैट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. किसका मतलब क्या है? जो मेरे पास आउटपुट करंट है, जो आउटपुट नलके में पानी फ्लो कर रहा है आईसी, वो डिपेंड करता है इनपुट बेस करंट पे. जितना इनपुट बेस करंट ज्यादा होगा उतना मेरे पास आउटपुट करंट ज्यादा होगा. ठीक है. अच्छा, मैं हूं अभी इस 60 माइक्रो एम्पेयर वाले इस कर्व पर, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं. अच्छा, इस ग्राफ के अंदर हम ये शो कर रहे हैं कि मेरे पास जो आईसी है वो VCE पर भी डिपेंड कर रही है और IB बेस करंट पर भी डिपेंड कर रही है. जैसे जैसे मैं VCE को इंक्रीज कर रहा हूं मेरा IC आहिस्ता 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 इंक्रीज कर रहा है और एक पॉइंट पर आकर कांस्टेंट हो गया. ओके, ठीक है. तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करके एक पॉइंट पर आकर कांस्टेंट हो गया. इसका क्या मुराद है कि अब मैं अगर VC और इंक्रीज कर भी रहा हूं तब भी मेरे पास IC पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा मुझे. सही है. तो
बट अगर मैंने IB को 60 से 80 कर दिया या IB को 60 से 120 कर दिया, so then I can see noticeable changes in the value of output current, that is IC. तो इस बात को या इस ग्राफ को प्लॉट करके मुझे ये समझ आ गया कि मेरा IC जो है आउटपुट करंट वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, VCE वोल्टेज एंड इनपुट बेस करंट, बट उसकी डिपेंडेंसी जो है वो बेस करंट पर ज्यादा है एज कंपेयर टू VCE। क्यों? क्योंकि जब मैं एक पॉइंट पर आके देखा मैंने, चाहे मैं कितना भी VCE इंक्रीज कर दूं, IC कांस्टेंट हो गया, बट अगर मैं IB को मैंने इंक्रीज किया तो IC के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब वो 40 मिली से कितना 80 मिली चला गया। क्लियर है? तो ये बेसिकली इसी ग्राफ को हमें आज की लैब में एनालाइज करना है और इसको हम प्लॉट करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अच्छा, लैब 2 ये रही, ठीक है। यहाँ पर इसने कुछ डिस्कशंस दे दिए। अच्छा, क्या ऑब्जेक्टिव कह रहा है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लैब एक्सरसाइज यू शुड बी एबल टू, क्या मतलब इस लैब को करने के बाद आप क्या चीजें कर सकते हो? डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन IC एंड IB, ठीक है, वो हमें पता है क्या होती है। प्लॉट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर BJT यूजिंग मेजर्ड कंपोनेंट वैल्यूज। ये लैब अगर हम लोग हार्डवेयर में करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बट इसको हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, इसको हम सॉफ्टवेयर में ही समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, वेरीफाई वेदर अ BJT इज फॉल्टी यूजिंग डायोड चेक फंक्शन ऑफ DMM। DMM के अंदर या मल्टीमीटर के अंदर एक फंक्शन होता है जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि मेरा जो डायोड है वो फॉल्टी है या नहीं है। अगर ये लैब में हम लोग इंशाल्लाह लैब में करेंगे तो उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि मेरा डायोड जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फॉल्टी तो नहीं है। तो ये हम लोग यूजिंग DMM चेक करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, वो हम इंशाल्लाह जब आप लोग यूनिवर्सिटी आएंगे उसके बाद हमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। कैलकुलेट द DC फॉरवर्ड करंट गेन HFE, जिसको हम बीटा भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन IB, IC एंड VCE। ड्रॉ द लोड लाइन। DC एनालिसिस करना है। अच्छा, अभी हम लोग सब जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं DC एनालिसिस, AC की तरफ अभी हम जा ही नहीं रहे, AC हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डिस्कशन है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ सारी चीज़ें। मटेरियल्स में आ जाएं कि क्या 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 चीज़ें चाहिए हमें। एक पावर सप्लाई चाहिए, एक मल्टीमीटर चाहिए, एक प्रोटोबोर्ड जिसको हम लोग ब्रेड बोर्ड कहते हैं वो चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। रजिस्टर चाहिए हमें 100K, 2K, 10K, 560, ये सब रजिस्टर चाहिए। पोटेंशियोमीटर चाहिए और NPN और PNP ट्रांजिस्टर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, अब और से देखो, प्रोसीजर के अंदर आ जाओ। पार्ट 1 के अंदर BJT करंट एंड वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें करनी है कि अब अच्छा, अब क्या कह रहे हैं पार्ट 1 के अंदर पहला पॉइंट कह रहे हैं मेजर द वैल्यू ऑफ 100K रजिस्टर एंड रिकॉर्ड दिस वैल्यू बिलो। क्या होता आपको अगर मैं ये चीज में लैब में करवाता तो मैं आपको लैब के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से मैं आपको एक 100K का रजिस्टर देता फिजिकली। आप मल्टीमीटर से जाते, उसकी रेजिस्टेंस चेक करते, एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस आ रही है वो यहाँ पर आप नोट करते। फर्ज करो मैं कहता हूँ मेरे पास 99K आ गई, या इसको हम 100K लेते हैं, 100K, क्योंकि अभी हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो अभी हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कोई मसला नहीं है, बट इसको हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर 100K ही ले लें, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द सर्किट शोन इन फिगर 1। ये फिगर 1 में आपको एक सर्किट दिया है सिंपल सा, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्योंकि अभी हम लोग हार्डवेयर में नहीं कर पाएंगे। सो वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोटियस, हम जाएंगे प्रोटियस के ऊपर। ठीक है। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं हमसे, वो हमसे वो ही कह रहा है कि ये सर्किट तो कह रहे हैं पहली फुर्सत में ये सर्किट जो है आप प्रोटियस में इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर है 2N3904,
प्रोटीज में जाओगे आप, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप लिखोगे 2N3904, तो ये आपके पास यहाँ पर अब गौर से देखो, ये आपके पास NPN ट्रांजिस्टर जो है वो आ गया। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पिक कर लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया Q1 2N3904 विच इज एन NPN ट्रांजिस्टर। क्यों? क्योंकि इसका इमिटर करंट आउटपुट की तरफ, नीचे की तरफ वाला डायरेक्शन इसका, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, इमिटर को करना है ग्राउंड, और आपने 100K का रेजिस्टर बेस पे कनेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ रही है ना जो मैं कर रहा हूँ? जी समझ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, गुड। कुछ चीज समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, इसको मैं करूंगा यहाँ पर 100K, इसको मैंने 100K कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं करूंगा यहाँ पर एक ग्राउंड को कनेक्ट। ठीक है, अब मैं करूंगा ग्राउंड को कनेक्ट, कहाँ गया ग्राउंड मेरा, ये रहा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमें क्या चीज़ चाहिए हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो है हमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करना है। ठीक है, दो सप्लाईज कनेक्ट करनी है, वेरिएबल, वेरिएबल सप्लाई हमारे पास नहीं होगी तो मसला नहीं है, हम लोग इसको बाद में चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैटरी। ठीक है, इसको मैंने ले लिया DC वोल्टेज सोर्स, एक यहाँ पे यूज कर ली, एक यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, यहाँ पर इसने एक DC एमीटर भी कनेक्ट किया हुआ, तो वो हम कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसको आप कर लो रोटेट। ठीक है, इसके अलावा DC वोल्ट मीटर यूज किया हुआ है इसने, एक यूज किया हुआ है यहाँ पर और एक यूज किया हुआ है यहाँ पर। और इसकी रेंज जो मेरे पास जो मेरे पास वो है एम मीटर, उसकी रेंज में जाकर मिली एम्पेयर्स में कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी रेंज कम होती है, इट इज नॉट इन एम्पेयर्स। ठीक है, इसको मैंने मिली एम्पेयर्स में इसकी रेंज सेट कर दी। ये मेरे पास सप्लाई है, ये मेरे पास सप्लाई है, ये मेरे पास वोल्ट मीटर्स हैं, ये मेरे पास एम मीटर है, ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 2N3904। सही है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द सर्किट, कंस्ट्रक्ट कर लिया, कह रहे हैं बोथ सप्लाई वोल्टेजेस शुड बी 0 वोल्ट। अच्छा, तो मैंने क्या करता हूँ 0 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसने कह दिया इसको 0 वोल्ट कर दो, मैंने कहा 0 वोल्ट कर देता हूँ, मुझे मसला नहीं है, तो मैंने 0 कर दिया। अच्छा, ये अभी 0 वोल्ट नहीं हुआ तो इसको मैं बहुत कम कर देता हूँ। चलो उसको मैं करता हूँ, आप कर दो 0.01। ठीक है, इसको मैंने 0.6, मेरे पास ये 0 वोल्ट पे सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको बिल्कुल मिनिमम कर दिया 0.01। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट से इसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं, अब गौर से, अब इसके स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है ना, बहुत गौर से चलना है इसको। कह रहे हैं कैलकुलेट, मतलब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब यूजिंग कैलकुलेटर्स, यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स, आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VR1। VR1 is the voltage drop across this R1 that we will measure, not calculate, using this। इस मल्टीमीटर से हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हमें क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब उसने हमें कुछ वैल्यूज दी भी होंगी। कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VR1। VR1 बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस रजिस्टर दैट वुड बी जनरेटेड बाय अ बेस करंट, हमें दे दिया इसने। ठीक है, इसने हमें बेस करंट दे दिया 5 माइक्रो एम्पियर्स थ्रू R1। सही है। मेक श्योर यू यूज द वैल्यू ऑफ R1 इन स्टेप 1, रिकॉर्ड दिस वैल्यू इन दिस टेबल। अब यहां पर हमें टेबल पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, मुझे इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है,
इसने मुझे यहाँ पर करंट भी दे दिया, तो क्या मैं यहाँ पर वोल्टेज निकाल सकता हूँ? बताओ, अगर मुझे VR1 कैलकुलेट करना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? ओम्स लॉ से करेंगे सर। वेरी गुड। ओम्स लॉ क्या होता है? V is equals V to is I. equal to IR। ठीक है, आपने कहा कि भाई V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब मेरे पास हर इसमें क्या है कि पहले आपने 5 माइक्रो एम्पेयर्स को मल्टीप्लाई किया 100 के से, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ हाथ के हाथ। मैंने कहा कि भाई 5 माइक्रो इंटू 100 के 1 2 3 इंटू 5 माइक्रो। इसने कहा कि भाई 5 इंटू 10 की पावर, इस पे पावर कैसे आएगी इसकी, बल्कि मैं इसको हाथ से करता हूँ तो नहीं, 500 तो नहीं आएगा। देखो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है अभी, देखो इंटू 5 माइक्रो का ना, 5 इंटू 10 की पावर -6 कितना आ रहा है? 0.5 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। कहाँ पर नोट कर लिया? यहाँ पर मैंने कहा कि भाई इसका आंसर आ रहा है 0.5 वोल्ट। अब वो कह रहा है कि जब IB 10 माइक्रो होगा तब क्या आएगा, तो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आप गए और इसको आपने किया 5 माइक्रो के बजाय 10 माइक्रो, तो आपने किया, इसको आपने क्लियर किया। बल्कि इसको अगर मैं जाके इसी को यूज करूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 10 माइक्रो। कितना आ गया? 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया 1 वोल्ट। फिर यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2 वोल्ट, यहाँ पर आएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ही जो है ये चीज यहाँ पर नोट कर ली। हाँ वेरी गुड, 1 2 और 4 आ गया। ठीक है, गुड। अब आ गया स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में आओ। स्टेप 4 में कह रहा है कि अब आपने VBB जो वोल्टेज है उसको बढ़ाना है। कह रहा है एडजस्ट द वैल्यू ऑफ VBB टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ VR1 कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपको VBB ऐसा सेट करना है कि जो मैंने 5 माइक्रो एम्पियर्स के लिए VR1 निकाला था 0.5 वोल्ट्स, उतना ही ड्रॉप वहां पर आए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना इसको मतलब अकलमंदी से सेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सेट कर दिया और आपने चेक करना शुरू कर दिया। हिट एंड ट्रायल्स नहीं करना है यहाँ पर, सही है। अच्छा, पहला वो उसने कहा कि अब हम मुझे बताओ कि अभी मेरा आपसे सवाल है, गौर से देखो, जब IB 5 माइक्रो एम्पियर्स है तो VR1 कितना आ रहा है? 0.5 वोल्ट्स। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर यहाँ पर 0.5 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा है तो मुझे उस वक्त VBB कितना सेट करना पड़ेगा, या मैं कितनी वैल्यू रखूंगा उसकी? एनी गेसेस, एनी क्लू कि क्या सेट रखेंगे, कितना रखेंगे? किसी को कोई आइडिया अगर हो इसका? नहीं, 0.5 नहीं रखेंगे। गौर से देखो, देखो अब मैं समझा दूं आपको। देखो होता क्या है कि ये मेरे पास, अच्छा KVL KCL का आइडिया है कि सबको? ये तो पढ़ा हुआ होगा KVL KCL क्या होता है, आइडिया है KVL KCL का? Yes, sir. ठीक है, KVL क्या कहता है? KVL ये कहता है कि जितना मैं सप्लाई वोल्टेज इनपुट पर दूंगा वो उतना ही सप्लाई वोल्टेज आगे जाके ड्रॉप होगा। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज बराबर है आउटपुट वोल्टेज के, या वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के, जिस तरीके से भी कहना है इस चीज को कह सकते हैं। अब अगर मैं इस लूप की बात करूं, इस लूप की जहां पे मेरा एरो घूम रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने ताकि समझ आए आप लोगों को, इसको मैं नहीं क्ले पार्ट नहीं शेप में जाता हूँ। देखो ये एक लूप है, ठीक है, एरो को फॉलो करना, ये एक लूप है। और ये इस तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, ये एक लूप है आपका, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैंने एरो शोज किए हैं, ये आपका एक लूप है। अब इस लूप में कितने वोल्टेज नजर आ रहे हैं अब बता सकते हो? एक तो मुझे नजर आ रहा है VVB, एक मुझे नजर आ रहा है VR1, इसके अलावा इस लूप में कोई वोल्टेज है? या सिर्फ ये दो वोल्टेज है? हाँ शाबाश, सही, अब पहुंचे हैं ना। एक वोल्टेज हमें नजर आ रहा है VBE के नाम से, जो कि है बेस और इमिटर के दरमियान का जो वोल्टेज, क्योंकि ये भी तो एक पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन का ड्रॉप कितना होता है? वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है पीएन जंक्शन का? भैया अगर एक डायोड के अंदर एक पीएन जंक्शन होता है तो उसका एक वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, जिसको मुझे ओवरकम करना पड़ता है अगर मुझे कंडक्शन रीजन में एंटर करना है? हाउ मच वोल्टेज इज ओवरकम? 0.7 वोल्ट्स, बिल्कुल। तो अगर यहां पर 0.7 का ड्रॉप हो रहा है और यहां पर 0.5 वोल्ट आया हुआ है, तो उस वक्त मेरा सप्लाई वोल्टेज कितना होगा? नहीं, 0.5 प्लस 0.5, हाँ, कितना होगा? 1.2 वोल्ट्स, दैट इज 0.5 प्लस 0.7। तो जब मैं यहाँ पर 1.2 वोल्ट सेट करूंगा तो उसी वक्त मेरे पास यहाँ पर 0.5 का ड्रॉप आएगा, वरना मेरे पास यहाँ पर 0.5 का ड्रॉप नहीं आएगा। अभी हम करके देखते हैं। अच्छा, अब इधर आओ, इसको हम करते हैं, कितना करते हैं इसको? हम करते हैं 1.2 वोल्ट्स, ठीक है, इसको मैंने किया ओके। अच्छा, इसको अब मैं रन करता हूँ, कितना ड्रॉप आ रहा है? अराउंड 0.5 या 0.6 मेरे पास ड्रॉप आ रहा है इसका, सही है। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, हम एक और वोल्ट मीटर यहाँ पर भी लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अराउंड ये इसका जो पोटेंशियल है वो 0.58 है, तभी यहाँ पर 0.62 आ रहा है। इससे थोड़ा सा हम बढ़ा के देखते हैं, इसको हम करते हैं 1.4 करते हैं, चलो फिर देखते हैं कितना ड्रॉप आ रहा है। ये और बढ़ रहा है, अच्छा, सही है, ठीक है, देख लूंगा मैं सारी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब तकरीबन मैंने 1.1 सेट किया तो मेरे पास 0.52 का ड्रॉप मेरे पास यहाँ पर अचीव हो चुका है, ठीक है जी। तो ये मुझे आपको शो करना था। अच्छा, इसके बाद हम क्या कहते हैं? अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप वो क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भाई हमसे वो कह रहा है एडजस्ट द वैल्यू। अच्छा, पहले स्टेप 4 में हमने VBB को एडजस्ट किया ताकि हमारे पास ये VR1 जो है वो सेट हो जाए, जो हमने स्टेप 3 में अचीव किया था। कह रहा है कि अब आपको VCC ऐसा सेट करना है कि मेरे पास VCE जो है वो 0.5 वोल्ट सेट हो जाए। अब हमें क्या करना है? अब हमें VCC को सेट करना है ताकि हमारे पास VCE जो है वो 0.5 वोल्ट सेट हो जाए। अच्छा, अब हम इसको और से देखते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि शायद कि हमारे पास जो यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है ट्रांजिस्टर,
उसका एग्जैक्ट ड्रॉप 0.7 नहीं आ रहा, मतलब 0.7 से थोड़ा सा कम आ रहा है, और ये होता है जो मेरे पास रियल डिवाइसेस होती हैं, या जो देखो डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं, एक जो हम आइडियल पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम कहते हैं भाई आइडियली 0.7 का ड्रॉप होना चाहिए, बट हमेशा 0.7 का ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा रियल कंडीशन को लेकर चल रहा है, सो दैट इज वाई यहाँ पर 0.58 का ड्रॉप इसने शो किया हुआ है, 0.6 वोल्ट का ड्रॉप शो किया हुआ है, दैट इज नॉट एक्जैक्टली 0.7 बट देयर इज अ ड्रॉप। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप वहां पर आ रहा है। सही है, समझ आई? ठीक, गुड। अच्छा भाई, अब आ जाओ, अब हमें सेट करना है VCE 0.5। अब उस VCE 0.5 को लाने के लिए हमें वो कह रहा है कि आप VCC को एडजस्ट करो। अच्छा, अब आप इस जरा गौर से आए सर्किट के अंदर, ये मेरा VCC है, और ये वाला जो वोल्टेज है, ये जो मेरे पास मल्टीमीटर लगा हुआ है, ये मेरे पास VCE है। गौर से देखो, तो अगर मैं इस लूप की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूं, कहाँ गया वो, इस लूप की अगर मैं बात करूं, तो इस लूप के अंदर मेरे पास एक सप्लाई वोल्टेज है VCC, और इसके अलावा मेरे पास एक VCE है, और कुछ भी नहीं है, ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई बीच में जंक्शन आ रहा है, क्योंकि एक जंक्शन तो ये वाला होता है, एक जंक्शन ये वाला होता है, दो जंक्शन है ना, एक मेरे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है, एक मेरे पास बेस इमिटर जंक्शन है। कलेक्टर और इमिटर इनके दरमियान कोई जंक्शन नहीं आ रहा, मतलब दिस इज नॉट अ 0.7 वोल्ट जंक्शन। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज मैं यहाँ पर सेट करूंगा वही वोल्टेज मेरे पास यहाँ पर आ रहा होगा। तो अगर मुझे यहाँ पर 0.5 चाहिए तो मुझे यहाँ पर भी 0.5 ही देना पड़ेगा उसको, इस सप्लाई वोल्टेज पर। ये चीज समझ आई है? पहले मैंने ये लूप एक्सप्लेन किया, फिर मैंने ये लूप एक्सप्लेन किया, ये लूप समझ आया कि यहाँ पर क्यों मैंने 0.5, अगर मुझे यहाँ पर 0.5 लाना है तो मुझे सप्लाई पर भी 0.5 ही करना पड़ेगा। ये बात समझ आई है या नहीं समझ आई? जी शारिक, इसके अलावा और किसी को और सबको समझ आ रही है, या सिर्फ शारिक की क्लास के अंदर मौजूद है? सर आ बाकी गई। सबको जी ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं इस प्रोटीएस पर। हमने कहा कि भाई इसको हमें करना है 0.5 वोल्ट, ठीक है, हमने इसको कितना कर दिया, 0.5 वोल्ट कर दिया, इसको हमने कर दिया ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें एक बात ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पर इसको अभी मैं रन नहीं कर रहा, मैं रन करने से पहले समझाता हूँ आपको। हो सकता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली 0.5 वोल्ट्स का ड्रॉप ना आए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बीच में एक एमीटर भी लगा हुआ है, और इस एमीटर की भी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की ड्रॉप होती है। इसका मतलब है कि ये भी कुछ ना कुछ वोल्टेज खा रहा होगा मेरे अंदर इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 0.5 वोल्ट दे रहा हूँ तो वो इसके दरमियान और इसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, बट इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, क्योंकि इसको मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना होता है। तो इसलिए 0.5 तकरीबन 0.5 नहीं आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो रन करके देखते हैं इसको, बल्कि एग्जैक्टली आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल इसने नील या मिनिमम काउंट की हुई। सही है, बात समझ आ गई? अच्छा, इसको अगर हम एक और चीज करें, इसको मैं यहाँ रोकता हूँ, इसको मैं 1.2 ही वापस करता हूँ। हाँ अब सही है, ठीक है। अब आप गौर से देखें, हमारे पास दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। दो स्टेप्स कौन से कंप्लीट हो गए? स्टेप 3 कर लिया, 4 कर लिया। 4 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, VR1 की वैल्यू बिल्कुल वही सेट कर ली, और फिर हम लोगों ने स्टेप 5 के अंदर VCC, हमने VCE जो था उसको हमने 0.5 वोल्ट यहाँ पर जैसा आप शो कर रहे हो, ये VCC है, ये VCE मैंने 0.5 शो कर दिया। ये मेरे पास VR1 है 0.5 वोल्ट, ये भी तकरीबन क्योंकि 0.5 ही मेरे पास शो करना था, और मेरे पास ये बाकी सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ IC, कलेक्टर करंट को रिकॉर्ड करो इन टेबल 1। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है कि भाई टेबल 1 के अंदर इसका पहले इसको जरा मैं यहाँ पर एक देख लो, जरा इसको मैं सही तरीके से इसका शो करूँ। ये है 2 डब्बे हैं, ये स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2, 1 है 2, इसको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मर्ज सेल्स, ठीक है। अच्छा, तो जब VCE मेरे पास 0.5 वोल्ट है और IB मेरे पास 5 माइक्रो आ रहा है, तो उस वक्त मेरे पास IC कितना फ्लो कर रहा है, वो मैंने IC यहाँ पर लिख दिया कि IC मेरे पास फ्लो कर रहा है भाई 1.26 मिली एम्पियर
तो मैंने यहाँ पर कर दिया 1.26 मिली एम्पियर। सही है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अब आपको करना ये है कि अब आपने VCE बढ़ाना है। अब आपने VCE को 1 वोल्ट पर सेट करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं VCE को 1 वोल्ट पे लेके जाता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर स्टॉप किया, इसको मैं लेके गया 1 वोल्ट पर, इसको मैंने ओके किया, इसको मैंने रन किया। अब मेरे पास VC 1 वोल्ट हो गया, करंट कितना आ रहा है 1.27, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा 1.27 मिली एम्पियर। अब मुझे 5 वोल्ट करना है, इसको मैंने वापस स्टॉप किया, इसको मैंने किया 5 वोल्ट। सही, इसी तरीके से मैंने पूरा टेबल फिल करना है। अब मेरे पास कितना आ रहा है 1.38 मिली एम्पियर, इसको मैंने यहाँ पर वापस नोट कर लिया, कितना आ रहा है 1.38 मिली एम्पियर। देन 10 वोल्ट पे करना है। समझ आ रही है किस तरीके से कर रहा हूं मैं? कहाँ गया यार? हाँ, 10 वोल्ट पे करना है। इसको स्टॉप किया मैंने, इसको मैं ले गया 10 वोल्ट पे। ठीक है, इसको मैंने वापस रन किया, कितना आ रहा है 1.50 मिली एम्पियर, इसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया 1.50 मिली एम्पियर। ये काम आप बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब फिर एंड में करना है 15 वोल्ट सेट करना है, तो देन मैंने 15 वोल्ट यहाँ पे सेट कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ क्या शो करनी थी, नहीं इसकी क्या भी वो उस पर नहीं जा रहे। कितना हो गया 1.63 मिली एम्पियर, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया 1.63 मिली एम्पियर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये मैंने एक कॉलम तो फिल कर लिया, ये था IB 5 माइक्रो के लिए। अब अगर मुझे IB को 10 माइक्रो करना है तो मैं क्या करूंगा, क्या चीज चेंज करूंगा? याद रहे कि IB 10 माइक्रो के लिए मुझे क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी? जवाब दें। जी, कौन है क्लास में? मुश्तबा, जवाब दो। मुश्तबा है, खुशबख्त हैं, शुमाइला से बैठे हुए, जवाब कोई नहीं दे रहा। हाँ सही है, VC नहीं, नहीं गलत, VCE नहीं चेंज करना, नहीं। मोहम्मद शारिक ने कहा VBB, मोहम्मद शारिक सादेन, बल्कि मोहम्मद सादेन ने कहा कि हमें VBB चेंज करना है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इनका। अब देखो, थोड़ा सा चीजें समझ के चलो। पहले हम लोगों ने क्या किया, ये सारे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले इसने आपसे चीजें कैलकुलेट करवाई, फिर आपसे इसने VBB एडजस्ट करवाया, फिर VCC को एडजस्ट करवाया, और फिर IC रिकॉर्ड करवाया, और फिर VC को इंक्रीज करते हुए IC इसने चेक किया कि कितना इंक्रीज कर रहा है। याद रहे कि हम क्या प्लॉट करना चाह रहे हैं, हम ये चीज प्लॉट करना चाह रहे हैं, ये वाली चीज, ये प्लॉट करना चाह रहे हैं। कैसे? हम लोग हर ग्राफ, हम मुख्तलिफ ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। देखो, हमने यहाँ पर IB को कांस्टेंट रखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हम VCE इंक्रीज कर रहे हैं, उससे IC पे हल्का सा फर्क पड़ रहा है। फिर हम IB बढ़ा रहे हैं और कांस्टेंट कर दिया, उस पर VC इंक्रीज कर, तो वही काम इस टेबल में करवा रहे हैं आपसे। वो क्या करवा रहा है वो आपसे, उसने आपसे IB, देखो इन सारी की सारी वैल्यूज जो मैंने हाईलाइट की हैं, इन सब वैल्यूज के लिए IB कांस्टेंट है या अलग अलग है? बताओ। जो मैंने वैल्यूज अभी हाईलाइट की हैं, जो मैंने ब्लू से, जिनको मैंने ब्लू किया है अभी, ये वैल्यूज जो ब्लू वाली हैं, क्या इन सारी वैल्यूज के लिए IB सेम है या अलग अलग है? जी बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो मुझे बस। आप लोग इस तरीके से चुप नहीं बैठ सकते। हाँ, कांस्टेंट है, सही है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हम अभी बात कर रहे हैं किसी एक ग्राफ की, जो इस तरीके से, वो कोई भी ग्राफ हो सकता है। अगर हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें VCE को इंक्रीज करना पड़ेगा और उसका अफेक्ट ऑन IC हमें चेक करना पड़ेगा। तो वही काम हमने यहाँ पर नहीं किया, हमने यहाँ पर IB को कांस्टेंट रखा, VCE, गौर से देखो, नीचे जाते वक्त मेरे पास VCE क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास IC भी क्या हो रहा है, IC भी इंक्रीज कर रहा है, बट IC इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं कर रहा। देखो, IC के अंदर इतना चेंज नहीं आ रहा, IC नियर और लेस कांस्टेंट ही आ रही है।
समझ आ रही है? तो इसका ग्राफ जो आप वो तो ये आपको वैल्यूज यूज करते हुए यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ, तो वो ऐसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, आईबी हमें 10 माइक्रो करना है। अब अगर आईबी हमें 10 माइक्रो करना है तो हमें VR1 को 1 वोल्ट करना पड़ेगा। VR1 को अगर 1 वोल्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सप्लाई वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम सप्लाई वोल्टेज, अगर यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ पर 0.7 का ड्रॉप आता है, तो मुझे इसको वोल्टेज को कितना करना पड़ेगा अब, सप्लाई वोल्टेज को? जी जल्दी बताएं। अगर यहाँ पर 1 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए तो मुझे ये सप्लाई वोल्टेज कितना करना पड़ेगा? 1.2 से बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? हाँ शाबाश, वेरी गुड शारिक, 1.7 करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। गुड गुड। तो हमने क्या किया, इसको हमने स्टॉप कर दिया सर्किट को, ठीक है। इसको हम करेंगे 1.7 वोल्ट। जो इस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैं जानता हूं और वो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, तो उनको मैं लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ एडवांटेज दूंगा, जिसमें अब्दुल वहाब हैं, खुशबख्त हैं, शारिक मुझे नज़र आ रहे हैं पार्टिसिपेट करते हुए, इसके अलावा मुझे राना नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चे वो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा फिर वो बाद में मुझसे ना कहे कि सर आपने हमारे साथ अनफेयर किया, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, इसको 1.7 पर हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें मैंने 1.7 किया, एग्जैक्टली मेरे पास VR1 कितना आ गया, 1 वोल्ट का ड्रॉप मेरे पास यहाँ पर एग्जैक्टली शो हो गया। अच्छा इसको भी हम स्टॉप करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि मैंने 1 वोल्ट पे सेट कर दिया, अब वापस वही काम करना है, अब आपने VCE को वापस 0.5 करना है। अच्छा अब एक सवाल है, अब मैं VCE को वापस करता हूँ, कितना करता हूँ, 0.5 वोल्ट करता हूँ, इसको मैं 0.5 मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया ओके। अब सवाल ये है, जब IB 5 माइक्रो था उस वक्त IC कितना आ रहा था, 1.26 ऑन गिवन VCE 0.5। अब जब मैंने IB बढ़ा दिया, VCE अभी भी 0.5 है, क्या इसका IC ज्यादा आएगा या कम आएगा? यहां पर जो मैं IC अभी निकालूंगा वो इस वाले से ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ। ज्यादा होगा, शाबाश, बिल्कुल ज्यादा आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश, ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि BJT इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, वो डिपेंड करती है कि इनपुट पर बेस करंट कितना आ रहा है। इनपुट पर बेस करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरा आउटपुट का करंट होगा। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज सही है। इसको हमने रन किया, कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है, VC मेरे पास वही है 0.5 वोल्ट, बट IC अब मेरे पास बढ़ गया, कितना आ गया, 2.38। तो मैं यहाँ पर नोट कर लूंगा, ये आ गया मेरे पास 2.38 मिली एम्पियर, सही है। अब मैं इसको 1 वोल्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि करना किस तरीके से, वरना मैं आपको एक कॉलम करवाता, कहता बाकी खुद करो। नहीं, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप चीजें समझें कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ, तो किस तरीके से बनेगा आपके सामने। ठीक है, इसको हमने कर दिया 1 वोल्ट, इसको मैं करता हूँ रन। अब कितना आ रहा है, 2.4, ठीक है। इसको अब बाकी सारी वैल्यूज वही है, VR1 1 वोल्ट है, VCE मेरे पास वही आ रहा है जो मैंने सप्लाई पर सेट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने नोट कर लिया, 2.4 मिली 0.40 मिली एम्पियर। सारी हर कॉलम जो है ना हर एक से बड़ा होगा, ये कॉलम इससे बड़ा है, ये कॉलम इन दोनों से बड़ा होगा, आखिरी वाला कॉलम तीनों से बड़ा होगा। अब हमें कितना करना है, 5 वोल्ट। इसको मैंने स्टॉप किया, बल्कि इसको मैं नहीं, रन होते हुए नहीं कर सकते ना, स्टॉप किया, इसको मैंने किया 5 वोल्ट, इसको मैंने रन किया, कितना आ रहा है, 2.59 मिली एम्पियर्स। इसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, 2.59 मिली एम्पियर, देन 10 वोल्ट्स एंड देन 15 वोल्ट्स, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर स्टॉप किया, इसको मैंने किया 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स पे किया, रन किया, कितना आ रहा है, 2.83 मिली एम्पियर्स। इसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, 2.83 मिली एम्पियर्स एंड देन फाइनली 15 वोल्ट्स, सही जी। 15 वोल्ट्स मैंने यहाँ पर, इसको मैंने स्टॉप किया सर्किट को, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया 15 वोल्ट्स, इसको मैंने कर दिया ओके, इसको मैंने कर दिया रन। कितना आ रहा है, 3.07 मिली एम्पियर्स, ठीक है जी। ये मैंने कर लिया
3.07 मिली एम्पियर। सही है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये ट्रेंड भी यहीं पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये कॉलम जो है ये इस पिछले वाले कॉलम से ज्यादा बड़ा है। समझ आ गई बात। तो अब क्या, ये बाकी दो कॉलम्स आप लोग खुद फिल कर सकते हैं आराम से, कोई मसला तो नहीं होगा फिल करने में? जी कर सकते हैं आराम से। नो सर, कौन कह रहे हैं नो सर? सारे का फिल नहीं कर सकते बाकी दो कॉलम्स, इसमें क्या मसला है? सिंपल तो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया सारा। जी कर सकते हैं, शाबाश। ठीक है, तो यहां तक हमने ये कह रहे हैं रिपीट स्टेप 5 एंड 6 फॉर द रिमेनिंग वैल्यूज। ये मैंने आपको दो कॉलम्स फिल करके दिखा दिए, बाकी कॉलम्स की वैल्यूज आप लोग खुद करेंगे और मुझे रिजल्ट शो करेंगे ऐसे इसी तरीके से। अच्छा अब आगे आ जाओ। अच्छा ये हमने, अच्छा 15 के बाद 20 भी था, तो 20 मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैंने ग्राफ थोड़ा बड़ा कर दिया था। तो आप लोग 20 के लिए भी निकालोगे इसको, ठीक है? तो 20 के लिए भी निकाल लीजिएगा। ओहो क्या हो गया ये। अच्छा रिपीट स्टेप 3 एंड 6 ये आप लोग कर लेंगे। आप कह रहे हैं जो आपने टेबल 1 के अंदर जो डाटा इकट्ठा कर लिया, अब उस डाटा से मुझे आईसी और वीसीई का कर्व बना के दिखाओ। अच्छा अब मुझे ये बताओ क्या लगता है कितने कर्व बनेंगे, 4, 5 या 10, कितने बनेंगे कर्व? कर्व से मुराद मेरा ये कि इस टाइप के कर्व कितने बनाने हैं आपको अपनी लैब में? बताओ, हाउ मेनी कर्व्स डू यू हैव टू प्लॉट? 4, शाबाश, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, गुड। तो 4 कर्व बनेंगे और हर कर्व जो भी आप ड्रॉ करेंगे इट शुड बी वेरी वेल लेबल्ड विद द वैल्यू ऑफ आईबी। जो भी कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर प्लॉट कर रहे हो इट शुड बी वेरी वेल लेबल्ड। नीट एंड क्लीन डायग्राम शुड बी प्लॉटेड। अगर जो भी गंदी संदी बनाएगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा अगर जरूरी नहीं कि आप इसी पर ड्रॉ करो, आप अलग से पेपर पर ड्रॉ करके वो भी तस्वीर यहाँ पर लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट ये कि ग्राफ जो भी ड्रॉ कर रहे हैं इट शुड बी वेरी वेल लेबल्ड एंड नीट एंड क्लीन। अच्छा उसके बाद ये वो क्या कह रहा है कि इसके बाद वो कह रहा है कि पोस्ट लैब टास्क है। पोस्ट लैब टास्क जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्ट लैब टास्क जो है वो मल्टीसिम पर होने हैं। मल्टीसिम जो है वो आ, मेरे पास अभी तो फिलहाल तो नहीं है इस लैपटॉप पे इंस्टॉल। मैं चेक कर दूँ, मेरे ख्याल से नहीं है मेरे पास लैपटॉप पे ना मल्टीसिम, वरना मैं आपको मल्टीसिम वाला टास्क भी करवा देता। मल्टीसिम, डू आई हैव मल्टीसिम विद मी? नो आई डोंट हैव मल्टीसिम विद मी। अच्छा तो मल्टी सिम वाला टास्क कैसे कराएंगे? नहीं प्रोटियस पर कर सकते हैं। प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक कर फॉर 2 एंड 0 मल्टी सिम। असल में यह टास्क है ना मल्टी सिम पर, वो इसलिए चाह रहा है कि वो ये चाह रहा है कि जो चीज आपने हैंड हाथों से प्लॉट की है ना वो चीज आपको सॉफ्टवेयर के जरिए भी हम प्लॉट कर सकें। तो मैं जरा ये चेक कर लूँ कि ये क्या मल्टी सिम पर ऐसा ऑप्शन आता है। वैसे मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कि मल्टी सिम पर ऐसा ऑप्शन आए। क्या कह रहा है कि अच्छा टीसी स्वीप ऑन मल्टी सिम। आता तो है, रुक जाओ।
चलो एक काम ही करते हैं फिर, मैं आपके लिए ना इसकी एक पोस्ट लैब अभी मत कीजिएगा आप लोग जो है ना प्री लैब करो और इन लैब टास्क करो। मैं पोस्ट लैब के लिए एक वीडियो डेमो वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ये चीज़ प्रोटीज में किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर ये कि मल्टीसिम इंस्टॉल करके और फिर मल्टीसिम पर समझा दूंगी मल्टीसिम पर किस तरीके से करना है। फिर उसका हम लोग टाइम जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे, वो मसला नहीं है। बट अभी अपना फोकस आप प्री लैब पर रखो और इन लैब टास्क पर रखो, और जो हैंड से प्लॉटिंग करनी है वो आप कर लो। उसके बाद जो भी इसकी जो पोस्ट लैब की वीडियो है वो मैं आपसे एलएमएस पर शेयर करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे कि मैंने शेयर कर दिया, ताकि आप लोग वो देखना। उसके बाद जो भी पोस्ट लैब टास्क है वो आप उसको उसी तरीके से परफॉर्म कर लें। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसको देख के फिर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा उसकी। ठीक है, अच्छा अभी किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं अटेंडेंस एक दफ़ा और लूँगा, उसके बाद हम क्लास को एंड कर सकते हैं। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। हम्म, आता तो है, बिल्कुल आता है। एक मिनट रुको जरा, मैं चाह रहा हूँ कि हाथ के हाथ ही भी कर दूँ ना इसको। ये कुछ ऐसा इस तरीके का निकलेगा ना, डीसी स्वीप जो हम चाह रहे हैं उसमें निकल आएगा, प्रोटीज से बिल्कुल निकल आएगा, निकाल के देगा ये। B2 माइनस, अच्छा सही है। करंट इसने यहाँ प्लॉट किया हुआ है और इसने यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है। इसको अब हम कुछ करते हैं, इसको जो है ना ये स्टॉप करके चलो मैं देख के फिर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस एक दफ़ा और ले लूँ, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। मैं इसको देख के इसकी वीडियो जो है मिल जाएगा तो मसला नहीं है ये, इसको मैं देख लूँगा भाई किस तरीके से कर रहा है ये। उसके बाद एक वीडियो आप लोग भी देख लीजिएगा, वरना मैं आज शाम तक वीडियो अपलोड कर दिया और फिर आप लोग उसको काम शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी अटेंडेंस में ले लूँ, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। अच्छा हारिस खान है या नहीं है? प्रेजेंट सर। हारिस खान प्रेजेंट सर। प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट प्रेजेंट सर प्रेजेंट। सादिया, प्रेजेंट। आना, प्रेजेंट सर। अच्छा फाहम, और उसका डायरेक्टरी इशू है। अच्छा चलो बाद में देखेंगे इसको। दूसरी आईडी है सादेन, सादेन तो थे क्लास में। अनस, प्रेजेंट सर। अनस, प्रेजेंट सर। दानियाल, दानियाल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मेहरान अब्बासी, इनकी लाइट का इशू था कुछ शायद। खुशबक तो है, उसामा बशीर ये भी थे। माहीन, माहीन, मिकदद, सही माए मिकदद नहीं है। हाँ मिकदद मैंने आपको लगा दी थी प्रेजेंट, तो मसला नहीं है, लगी हुई है आपकी प्रेजेंट, पिछले बार भी लगी हुई है। हाँ बोलो क्या है मिकदद? ठीक है, तो बस क्लास को यहाँ एंड करते हैं। शाम तक मैं वो वीडियो अपलोड करके और फिर आपको बता दूंगा कि भाई इस तरीके से करना है प्रोक्रियस पर, तो आप लोग वैसे कर लीजिएगा इसको।
वो मैं लगा दूंगा, उसकी फिक्र नहीं करो तुम। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।